अवनीश पाठशाला में। साथियों, ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे फिर वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर यूपी टेट, सी टेट, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र के एग्ज़ाम के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये जो श्रृंखला है आपकी काफ़ी उपयोगी श्रृंखला है। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। साथियों, आपके पास सवाल है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? एनर्जी ऑप्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस? तो इसका आंसर होगा सभी साथियों, इसका आंसर आपका होगा नाभिकीय संकलन, इसका संलयन, इसका नाम, इसका आंसर क्या होगा साथियों? नाभिकीय संलयन। अब सवाल ये उठता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे हमको समझ में, इसका और इससे क्या और जुड़े तथ्य हो सकते हैं उनकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल करके हीलियम बनाते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो आपस में मिल करके हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो आपस में मिल करके क्या करते हैं? हीलियम बनाते हैं। हीलियम बनाते हैं। इसके बाद में साथियों क्या है? इसके बाद में साथियों इससे रिलेटेड दूसरी बात क्या है? इससे रिलेटेड दूसरी बात क्या है साथियों? इससे रिलेटेड दूसरी बात ये है कि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया, जो यह प्रक्रिया है जिसका हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न नाम से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इस प्रक्रिया में क्या है साथियों, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक मात्रा में आपको हीट निकलती हुई नज़र आती है। हीट निकलती हुई नज़र आती है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? यही इसका कारण ये है कि सूर्य जो इतने वर्षों से, इतने अरबों सालों से चमक रहा है, वो इस नाभिकीय संलयन प्रोसेस की वजह से ही वो अभी तक चमक रहा है। एक इससे और रिलेटेड मैं पॉइंट बता दूं कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है, यह सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। जैसे प्रोटॉन टू प्रोटॉन चेन रिएक्शन है, ये उससे संबंधित है। तो साथियों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो उसका नाम है नाभिकीय संलयन। इसके बाद साथियों जो दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका साथियों है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो इसका साथियों आंसर रहेगा, आंसर साथियों रहेगा किडनी में होता है। क्या रहेगा साथियों? किडनी में ऐसा होता है। अब अगर सही तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो भी मैं बताता चल रहा हूँ कि जो प्रत्येक किडनी जो होती है, प्रत्येक मनुष्य की जो किडनी होती है उसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और फिर इससे रिलेटेड जो आपकी दूसरी बात है वो साथियों क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ कि ये रक्त से जितना भी वेस्ट मटेरियल है और जो अतिरिक्त पानी है उसको भी ये बाहर कर देता है। क्या कर देता है? जो किडनी है, मनुष्य के शरीर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये उसको बाहर कर देता है शरीर से, और जो अतिरिक्त पानी है उसको भी बाहर कर देता है। मैं इसका एक और तीसरा पॉइंट बता दूं, ये आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। जो मूत्र का निर्माण होता है, जो हमारा यूरिन होता है, उसका भी निर्माण यहीं होता है। कहाँ पर होता है बच्चा? किडनी में उसका निर्माण होता है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि प्राकृतिक फ़िल्टर किसे कहते हैं? अगर सवाल ये पूछा जाए कि प्राकृतिक फ़िल्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा किडनी को ही हम क्या कहते हैं? किडनी को ही हम प्राकृतिक फ़िल्टर का नाम भी देते हैं। ये क्या है? ये प्राकृतिक फ़िल्टर का भी इसका नाम कहा जाएगा। अब साथियों हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस गैस को हँसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हँसाने वाली गैस कहा जाता है? तो साथियों उसका आंसर होगा
नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका साथियों का क्या आंसर होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड इसका आंसर होगा। और इसके साथ ही मैं इसके साथ से और भी इससे रिलेटेड जो अन्य तथ्य हैं, मैं उनको भी बता दूं कि यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। यह क्या है साथियों? यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि अत्यधिक प्रयोग से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसे इसे 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में जोसेफ प्रीस्टली ने खोजा था। इसकी जो खोज की थी वो 1772 ईस्वी में जोसेफ प्रीस्टली ने की थी। और मैं इसके साथ इसका एक और मैं अन्य फैक्ट बता दूँ, इसका एक अन्य फैक्ट ये भी है कि जो दाँत के डॉक्टर होते हैं, वो हल्की एनेस्थीसिया के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी और ज़रूरी बात थी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो मतलब हल्की एनेस्थीसिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2019 में आया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इसी नाइट्रिक ऑक्साइड का ही वो प्रयोग करते हैं, जब उनको एनेस्थीसिया देना होता है छोटी मात्रा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब की जो फिलामेंट में कौन-सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी वो पूछना चाह रहा है कि किस धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा टंगस्टन। उसका आंसर तो साथियों क्या होगा? उसका आंसर होगा टंगस्टन। अब मैं एक और बात बता दूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो टंगस्टन है, उसका जो गलनांक होता है, वो होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो उसका गलनांक होता है, वो कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और साथियों एक मैं बात बता दूँ कि कि बल्ब जलने पर इसका फिलामेंट जो होता है, वो पिघलता नहीं है। यानी जो बल्ब अगर जल भी जाता है, तो इसका फिलामेंट पिघलता नहीं है। टंगस्टन का जो प्रतीक है, यानी जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? डब्ल्यू है। उससे उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू है। और इसकी परमाणु संख्या जो है साथियों, वो कितनी है? 74 है। किसकी? टंगस्टन की जो परमाणु संख्या है, वो कितनी है? 74 है। इसे वॉल फॉर्म भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वॉल फॉर्म भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दूध को जमाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? और ये सवाल है क्या, दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो मैं साथियों आपको बता देता हूँ कि दूध को जमाने के लिए रेनिन नाम का जो एंजाइम है, वो जिम्मेदार है। कौन है? रेनिन नाम का जो एंजाइम है, वो ज़िम्मेदार है। इससे मैं रिलेटेड और भी आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह प्रोटीन को जमा देता है, मतलब यह प्रोटीन को जमा देता है, तभी दही बनता है। और इसका प्रयोग और एक अन्य जगह भी कर सकते हैं, किया जाता है। बच्चों बच्चों के पेट में जो बच्चों के बच्चे इतने मतलब उनका शारीरिक क्षमताएँ इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो पाती हैं, तो ये जो रेनिन नाम का एंजाइम है, ये बच्चों के पेट में पचाने में मदद करता है। मतलब बच्चे इसको आसानी से हज़म कर लें, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल की जो आधुनिक जो डेयरी हैं, उसमें सिंथेटिक जो रेनेंट है, उसका प्रयोग हो रहा है। तो साथियों ये भी एक क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा था। और इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो क्या है? ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, ब्लैक होल के बारे में पता होना चाहिए कि जो ब्लैक होल की अवधारणा है, वो जॉन मिसेल ने दी थी। किसने दी थी? जॉन मिसेल ने। बाद में आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से सापेक्षता सिद्धांत जो जनरल रिलेटिविटी से इसके प्रमाण गणितीय प्रमाण मिलते हैं। और इसके साथ आपको ध्यान रखने की लिए ज़रूरत होगी कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि वहाँ से जो लाइट है, वो भी पास नहीं हो पाती, वहाँ से नहीं निकल पाती है।
पहला ब्लैक होल जो था वो साइग्नस X1 नाम से खोजा गया था। किस नाम से खोजा गया था? साइग्नस X1 नाम से खोजा गया था। आज नासा इसकी कई ब्लैक होल की कई सारी तस्वीरें वो ले चुका है। हमारे पास मैं एक बार दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ब्लैक होल की अवधारणा है वो किसने दी? ब्लैक होल की अवधारणा जो है वो जॉन मिसेल ने दी। पहला ब्लैक होल जो है वो उसका नाम था साइग्नस X1। उसका क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ब्लैक होल कौन-सा था? तो आप उसका आंसर क्या देंगे? साइग्नस X1 जो है वो पहला ब्लैक होल था और नासा अभी तक बहुत सारी तस्वीरें ले चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। मानव शरीर में अंग मानव शरीर का कौन-सा अंग जो है वो रक्त भंडारण का काम करता है, यानी जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है। जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है साथियों, उसका नाम है प्लीहा। उसका नाम साथियों क्या है? प्लीहा। प्लीहा को ही हम मानव शरीर में रक्त भंडारण तंत्र के नाम से जानते हैं, रक्त भंडारण तंत्र से नाम से जानते हैं। इसको एक बात से और रिलेट किया जा सकता है कि यह शरीर की सबसे बड़ी लिम्फोइड ग्रंथि है। ये क्या है? जो प्लीहा है वो सब शरीर की सबसे बड़ी जो है वो लिम्फोइड जो है ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? लिम्फोइड ग्रंथि है। और साथियों मैं बता दूं कि यहीं पर आरबीसी और यहीं पर डब्ल्यूबीसी दोनों का संग्रह कहाँ पे देखा जाता है? प्लीहा में देखा जाता है। दोनों का संग्रह साथियों कहाँ देखा जाता है? प्लीहा में देखा जाता है। और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। क्या करता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि पौधे का कौन-सा भाग खाद्य निर्माण करता है? अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि पौधे का कौन-सा भाग जो है वो खाद्य निर्माण करता है? तो साथियों इसका आंसर होगा पत्तियाँ। क्या इसका आंसर होगा साथियों? पत्तियाँ इसका आंसर होगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है साथियों? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ही जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले पाते हैं। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों। वो ध्यान रखने वाली दूसरी बात आपके सामने कौन-सी रहेगी? वो बात ये रहेगी कि पत्तियों को ही फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तियों को ही साथियों कहा जाता है फूड फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है। फूड फैक्ट्री बोला जाता है ऑफ प्लांट। पौधों से निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो भी पत्तियों से ही निकलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो भी साथियों यहीं से बनती है। ये भी साथियों अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको ज़रूर इसको तैयार करके रखेंगे। इसके बाद साथियों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि किस धातु को फूल्स गोल्ड कहा जाता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसको फूल्स गोल्ड का नाम दिया गया है? तो वो साथियों धातु का नाम क्या है? उसका नाम है, हिंदी में अगर हम लोग उसको बात करें तो उसको बोलते हैं लौह पायराइट। क्या बोलते हैं साथियों? लौह पायराइट। ये आरआरबी अल्प एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको फूल्स गोल्ड के बारे में बताता हूँ। ये बिल्कुल सोने के जैसा दिखता है, बिल्कुल सोने के जैसा, गोल्ड जैसा ये दिखता है। कैसा दिखता है साथियों? गोल्ड के जैसा दिखता है। लेकिन अगर ये सोचो कि गोल्ड है तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड के जैसा ही दिखने वाला आपका पदार्थ है। फिर साथियों एक बात बता दूं कि इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको बनाने में लौह पाराइट का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लौह पाराइट का प्रयोग किया जाता है। यह जो एक है सामान्य सल्फाइड खनिज है। कैसा खनिज है साथियों? यह एक सामान्य सल्फाइड
खनिज हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। आप इसको ज़रूर याद कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आप प्रॉपर बना सकते हैं और सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला कर के दें। साथियों, अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो वो साथियों उसका आंसर होगा विटामिन के। क्या आंसर होगा साथियों उसका? विटामिन के। विटामिन के जो है वो साथियों रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन है। कैसा विटामिन है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है साथियों? विटामिन के। आप इसको याद करके रखेंगे। ठीक है? अब मैं आपको विटामिन के से रिलेटेड अन्य फैक्ट बताता हूँ। जैसे जो विटामिन के है, यह एक एंटी हेमोरेजिक जो है विटामिन है। जो विटामिन के है, यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। जो हरी पत्तेदार पत्तियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, उनमें यह सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ये आपका विटामिन के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, विटामिन के में। अच्छा, एक चीज़ और है कि यह लिवर में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको बनाने में भी मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन के। किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, उनको बनाने में भी ये मदद करता है। विटामिन के की कमी से ही खून का जमना रुक जाता है। जैसे जैसे आपने देखा हो ना, किसी-किसी को ब्लड की जो जो एक परत टाइप की होती है, जिसे चोट-वोट लग जाती है, उसमें लोगों को जम जाती है, तो कुछ लोगों को ऐसे नहीं होता है, तो उनमें विटामिन के की ही कमी हो रहती है साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है अवनीश पाठशाला। यहाँ पर आप जा कर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, नोटिफ़िकेशंस जिससे आपको मिलते रहेंगे। तो अब साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी गैस पाई जाती है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वो कौन-सी गैस है? आपकी नाइट्रोजन गैस है। वो कौन-सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। ये लगभग अगर देखा जाए तो ये आपको 78% के लगभग देखने को मिलेगी। यह वायुमंडल में लगभग 78% देखने को मिलेगी। यह गैस जो है इनर्ट होती है, यानी आसानी से यह रिएक्ट नहीं करती है। मतलब इसका रिएक्शन बहुत जल्दी-जल्दी नहीं देखा जाता है। जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, इसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम का एक टर्म जो है वो पता होना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए से पौधे इसको इसको यूज़ में ला सकते हैं, यानी उसके नाइट्रोजन के लिए पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। अच्छा, नाइट्रोजन है क्या? जितने भी ये उर्वरक होते हैं, जो फसलों में फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनमें इसकी जो मात्रा है बहुत अधिक पाई जाती है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उसका मुख्य घटक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं, उनकी हड्डियाँ मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है कि जो उनकी हड्डियाँ हैं वो मुलायम और टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आपका सन। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है? सन। यह कैल्शियम और फास्फोरस को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी क्या कर लेता है? कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित कर लेता है और यही इसके विटामिन डी की मुख्य पहचान भी अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं। हालाँकि मुख्य पहचान के सेंस में तो सबसे बड़ा सोर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो वो सन को देखा जाता है। तो ये मुख्य पहचान इसकी सन से ही की जा सकती है। फिर ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें, जो हमारे पास में लाल ग्रह है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो जो लाल ग्रह है वो मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? मंगल को कहा जाता है। इसकी लालिमा का जो कारण है
है वो है आयरन ऑक्साइड। क्या इसका कारण है? आयरन ऑक्साइड जो है वो इसकी लालिमा का मुख्य कारण है। आयरन ऑक्साइड जो है वो इसकी लालिमा का मुख्य कारण है साथियों। अब आपको और इसके बारे में बता दूं कि जो लाल ग्रह है ना, इसके दो उपग्रह भी हैं। लाल ग्रह के जो साथियों क्या हैं, दो उपग्रह भी हैं। और वो दो उपग्रह कौन कौन से हैं? वो दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, यानी अगर मैं इसको लिखूं, एक का नाम क्या है? फोबोस, PHOBOS होता है फोबोस, और दूसरे का नाम है डीमोस, यानी DEMOS करके रहता है। तो ये आपकी जो आपको पता होना चाहिए, ये लाल ग्रह के दो मुख्य उपग्रह हैं। इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि भारत का जो मंगलयान ग्रह है, जिसको हम लोग 2013 के नाम से जानते हैं, वो सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुँच गया था। ये मंगल ग्रह की बात चल रही थी, तो मैंने आपको इस बात के बारे में भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। किसने करी थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की हुई थी। मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि यह पहला एंटीबायोटिक था। कौन-सा? पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक था, जिसकी खोज 1928 में हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1928 में इसकी खोज हुई थी। इसे लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग, DRUG। इसको कहा जाता है लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करें इस इस खोज जैसे जब से ये पेनिसिलिन की खोज हो गई, तब से क्या हुआ कि लाखों लोगों की जान इससे बच गई है, क्योंकि ये पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है साथियों कि किस धातु को पारा कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मरकरी जो है, जिसका हिंदी नाम जो है वो पारद होता है, उसको ही आपको पारा कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। और मैं इसका दूसरा प्रयोग बताऊं, मरकरी का जो उपयोग है वो थर्मामीटर और बैरोमीटर में भी किया जाता है। और मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो जो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। और इसका जो प्रतीक है वो क्या है? Hg है, जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है। कितनी होती है साथियों? जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है। अगला क्वेश्चन, पीतल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसमें लगभग जो होता है 70% अगर देखा जाए, तो 70% जो है वो कॉपर है, यानी सी है, CO है। और अगर हम 30% देखें, तो 30% जो है वो क्या होता है? जिंक होता है। 30% साथियों क्या होता है? जिंक होता है। इसका प्रयोग जो है जैसे बर्तन हो गया, जो सजावटी वस्तुएं हैं उनमें किया जाता है। इसका यह विद्युत इसका अगर विद्युत चालकता की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। वो कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत है। इसका लगभग वजन जो होता है वो 1.5 किलो के आसपास होता है, यानी 1.5 किलो के आसपास होता है। यह जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है। यह क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। यह विटामिन और ग्लाइकोजन को भी संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है? विटामिन और ग्लाइकोजन को भी यह संग्रहित करता है। और इसे शरीर का केमिकल फैक्ट्री कही जाती है। इसको क्या कहा जाता है? शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो 18 वो कह रहा है कि DNA की संरचना किसने बताई थी? तो DNA की संरचना जो थी वो वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। किसने बताई थी? वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। यह बात 1953 की रही थी। कब की बात है बच्चा? 1953 में ऐसा बताया गया था। इसमें 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक A होता है, एक
टी होता है, एक जी होता है और एक सी होता है। ये 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसेस इसमें पाए जाते हैं। इसका जो अध्ययन था, इसकी जो रिसर्च थी, वो रोसालिंड फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? वो फ्रैंकलिन ने की थी। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है और इस पूरी सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि साथियों, आपका क्वेश्चन है, वह ऊर्जा कौन-सी है जो अणुओं की गति से उत्पन्न होती है? वह ऊर्जा, मैं शायद अभी एक क्वेश्चन छोड़ गया, मुझे पहले ये बताना चाहिए था कि हृदय का सामान्य धड़कन कितनी दर होती है उसकी, तो वो आपको सभी ज़्यादातर लोग ही जानते होंगे, वो कितनी होती है, 72 प्रति मिनट के हिसाब से होते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग एक दिन में लगभग एक बार एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय वो धड़कता है। और इसमें हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, मतलब जिनको आर्टिया बोलते हैं, और अटरिया जिसको बोलते हैं, और 2 निलय होते हैं जिनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ईसीजी मशीन जो है वो हृदय की धड़कन को नापती है। जो ईसीजी मशीन होती है ना, वो उसी से क्या होता है, हृदय की धड़कन को मेज़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह ऊर्जा कौन-सी है जो अणुओं की गति से उत्पन्न होती है? तो फिर वो उसका आंसर है आपका ऊष्मा ऊर्जा जो है, यानी जो हीट एनर्जी है, वो कैसी होती है? वो आपकी हीट एनर्जी जो है वो कैसी होती है? अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। इसे थर्मल एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? थर्मल एनर्जी का इसको नाम दिया जाता है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा का भी यह एक अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आपका कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन से इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो साथियों, आज की इस 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसी सीरीज़ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैंने आपके लिए बना के रखी हुई थी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और साथियों ऐसे ही अदर सीरीज़ के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप सभी से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे तरफ से अच्छे प्रयास हो रहे हैं, हम उनके लिए लगातार लगे हुए हैं। थैंक यू।